द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा समझना। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बहुत पैसा कमाते हैं और दूसरे जो पैसा समझते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत बार दोनों एक ही इंसान नहीं होते। एक इंसान महीने का 5 लाख कमाता है, फिर भी हर महीने पैसों को लेकर स्ट्रेस्ड रहता है। और दूसरा शायद सिर्फ 1 लाख कमाता है, लेकिन उसके पास सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने टाइम पर कंट्रोल है। तो डिफरेंस क्या हुआ? क्या पैसे कमाना इंटेलिजेंस चाहिए या हार्डवर्क या कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी? मॉर्गन होसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक कंप्लीटली डिफरेंट आंसर देती है। पैसा सिर्फ मैथमेटिक्स का गेम नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है। हम पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कब रिस्क लेते हैं और कब अपनी ही फाइनेंशियल लाइफ बर्बाद कर देते हैं। इन सब डिसीजंस के पीछे एक चीज काम करती है, हमारा माइंड। और आज हम इसी बुक के थ्रू समझेंगे कि पैसा एक्चुअली काम कैसे करता है और हम खुद उसके साथ इतनी बार गलत क्यों करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना। चैप्टर 1, मनी के साथ हम सबकी अलग स्टोरी है। एक रिच फैमिली में पैदा हुआ बच्चा और एक फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फैमिली में पैदा हुआ बच्चा, दोनों जब बड़े होते हैं तो मनी को सेम नजरिए से नहीं देखते। किसी के लिए स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, किसी के लिए डेट एक यूजफुल टूल है, किसी के लिए डेट एक नाइटमेयर है। किसी के पेरेंट्स ने डिकेड्स तक सेविंग की होंगी, किसी के पेरेंट्स ने कभी इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट भी नहीं देखा होगा। और दोनों जब फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे तो दोनों का अपना डिसीजन परफेक्टली लॉजिकल लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मनी को सिर्फ इकोनॉमिक्स से नहीं समझते, हम मनी को अपने एक्सपीरियंसेस से समझते हैं। अगर किसी ने चाइल्डहुड में देखा कि रिसेशन के टाइम उसके पेरेंट्स की जॉब चली गई, तो वो एडल्ट होकर रिस्क से नेचुरली अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर किसी ने अपने पेरेंट्स को बिजनेस से बहुत पैसा बनाते देखा है, तो वो रिस्क को कंप्लीटली डिफरेंट वे में देख सकता है। इसलिए जब कोई तुम्हें बोलता है बस स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लो, तो बात टेक्निकली तो सही है लेकिन प्रैक्टिकली इनकम्प्लीट है। बिकॉज फाइनेंशियल डिसीजंस नंबर से नहीं, पीपल लेते हैं और पीपल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। चैप्टर 2, नो वन इज क्रेजी। कभी तुमने किसी को देखा है जो अपना पैसा ऐसे इन्वेस्ट करता है और तुम सोचते हो यार ये बंदा तो पागल है, लेकिन हो सकता है वो एक्चुअली पागल ना हो सकता है उसके पास तुमसे कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो। इमेजिन करो, एक पर्सन ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स का ह्यूज पोर्शन ही लूज कर दिया और दूसरा पर्सन उसी पीरियड में मार्केट में इन्वेस्ट करके मैसिव रिटर्न्स कमा गया हो। आज दोनों को स्टॉक मार्केट के बारे में एडवाइस दो तो पहला बोलेगा मार्केट डेंजरस है, दूसरा बोलेगा मार्केट में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज हैं। दोनों अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, दोनों के लिए उनकी रियलिटी सच है। इसीलिए पर्सनल फाइनेंस में एक डेंजरस मिस्टेक होती है, हम अपनी फाइनेंशियल एक्सपीरियंस को यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लेते हैं। जो तुम्हारे लिए ऑब्वियस है वो किसी और के लिए कंप्लीटली इरेशनल हो सकती है। और इसी वजह से मनी के मैटर्स में ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता। चैप्टर 3, लक और रिस्क। मनी की दुनिया में एक और अनकंफर्टेबल रियलिटी है, सक्सेस हमेशा सिर्फ स्किल का रिजल्ट नहीं होती और फेलियर हमेशा सिर्फ स्टूपिडिटी का रिजल्ट नहीं होता। लक का रोल बहुत बड़ा होता है। सोचो, 2 एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोनों इक्वली टैलेंटेड हैं, दोनों इक्वली हार्ड वर्किंग हैं। एक का बिजनेस परफेक्ट टाइमिंग पर एक्सप्लोड कर जाता है, दूसरे का बिजनेस एक अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम से स्टार्ट होता है। पहला सक्सेसफुल होता है, दूसरा फेल। क्या पहला डेफिनेटली बेटर एंटरप्रेन्योर था? जरूरी तो नहीं। और क्या दूसरा डेफिनेटली इनकॉम्पिटेंट था? बिल्कुल जरूरी नहीं। इसी को समझना इंपॉर्टेंट है। आउटकम और डिसीजन एक ही चीज नहीं होते। एक गुड डिसीजन का रिजल्ट कभी कभी बैड हो सकता है और एक बैड डिसीजन का रिजल्ट कभी कभी गुड हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम आउटकम देखकर डिसीजन को जज करते हैं। अगर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, हम बोलते हैं बंदा जीनियस था। अगर वही इन्वेस्टमेंट फेल हो जाती है तो हम बोलेंगे बंदा स्टूपिड है। रियलिटी,
डिसीजन के टाइम जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन इवेल्युएट करना चाहिए, रिजल्ट के बेसिस पर नहीं। चैप्टर 4 कंपाउंडिंग, बोरिंग चीज की सुपर पावर। अब आते हैं बुक के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक पर, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का बेसिक आइडिया सिंपल है। तुम्हारा पैसा रिटर्न जनरेट करता है, फिर वो रिटर्न भी रिटर्न जनरेट करने लगता है और ये प्रोसेस टाइम के साथ एक्सेलरेट होती जाती है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, कंपाउंडिंग को इम्प्रेसिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स की ज़रूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ टाइम की ज़रूरत होती है। अगर तुम कंसिस्टेंटली रीजनेबल रिटर्न्स अर्न करते हो और अपने मनी को डिकेड्स तक ग्रो करने देते हो तो स्मॉल बिगनिंग्स इनॉर्मस रिजल्ट में कन्वर्ट हो सकती हैं। प्रॉब्लम, हम इम्पेशेंट हैं। हम चाहते हैं कितना रिटर्न मिलेगा, कितने महीने में पैसा डबल होगा, नेक्स्ट ईयर कितना बनेगा। लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक शॉर्ट टर्म में बोरिंग दिखता है, लॉन्ग टर्म में वही बोरिंग प्रोसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। इसलिए वेल्थ बिल्डिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट इन्वेस्टमेंट चूज करना नहीं होता, कभी कभी सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है वेट करना। चैप्टर 5 रिच और वेल्दी सेम नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, रिच होना और वेल्दी होना सेम थिंग नहीं है। रिच का मतलब हो सकता है हाई इनकम, एक्सपेंसिव कार, लग्जरी लाइफस्टाइल, बड़ा हाउस, डिजाइनर क्लॉथ्स। लेकिन वेल्थ वो मनी है जो तुमने स्पेंड नहीं किया, क्योंकि वही फ्यूचर ऑप्शंस क्रिएट करता है। अगर तुम 2 लाख महीना कमाते हो लेकिन 2 लाख ही स्पेंड कर देते हो तो तुम्हारी इनकम इंप्रेसिव तो हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम कम हो सकती है। दूसरी तरफ कोई पर्सन मॉडेस्ट लाइफ स्टाइल रखता है, अपनी इनकम का पोर्शन कंसिस्टेंटली सेव करता है, इन्वेस्ट करता है, इमरजेंसी के लिए कैश रखता है और अननेसेसरी लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन अवॉइड करता है। बाहर से शायद वो रिच ना लगे, लेकिन इंटरनली उसके पास एक पावरफुल एसेट है, फ्रीडम। वेल्थ का सबसे ब्यूटीफुल फीचर ये नहीं है कि तुम क्या खरीद सकते हो, इट्स वॉट यू डोंट हैव टू डू। अगर तुम्हारे पास इनफ वेल्थ है तो तुम किसी टॉक्सिक जॉब को इमीडिएटली एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स्ड नहीं हो, तुम इमरजेंसी में पैनिक नहीं करते, तुम अपने टाइम के डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकते हो। वेल्थ इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर टाइम। चैप्टर 6 हम क्यों कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। मान लो तुम्हारी इनकम 50,000 पर मंथ से बढ़कर 1 लाख हो जाती है, तुम खुश हो गए, फिर 1 लाख से 2 लाख और ज़्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन कुछ टाइम बाद 2 लाख भी नॉर्मल लगने लगेगा। अब तुम किसी और को देखोगे जो 5 लाख कमाता है और तुम्हें लगने लगेगा यार मैं तो अभी भी पीछे हूँ। ये गेम डेंजरस है बिकॉज देयर इज़ नो नेचुरल फिनिश लाइन। अगर तुम डिसाइड नहीं करते कि इनफ क्या है तो तुम हमेशा और चाहोगे, और के चक्कर में लोग अननेसेसरी रिस्क लेते हैं। किसी ने ऑलरेडी इनफ वेल्थ क्रिएट कर ली लेकिन वो और ज़्यादा चाहता है, फिर वो लेवरेज लेता है, एक्स्ट्रा रिस्क लेता है और एक पॉइंट पर जो उसके पास था वो भी लूज कर सकता है। इसलिए फाइनेंशियल लाइफ में एक एक्सट्रीमली अंडररेटेड स्किल है, नोइंग व्हेन इनफ इज इनफ। चैप्टर 7 इनफ का मतलब फेलियर नहीं है। सोसाइटी हमें कॉन्स्टेंटली बताती है मोर इज बेटर, मोर मनी, मोर फॉलोअर्स, मोर कार्स, मोर स्टेटस, मोर सक्सेस। लेकिन अगर तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस हमेशा किसी और से कंपेयर होता रहे तो तुम कभी सक्सेसफुल फील नहीं करोगे, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई तुमसे ज़्यादा रिच होगा। तुम्हारे पास 10 लाख हैं, किसी के पास 1 करोड़ हैं, 1 करोड़ किसी के पास 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ कोई बिलियनर है। अगर कंपैरिजन ही गेम है तो गेम कभी एंड नहीं होता। इसलिए अपना पर्सनल इनफ डिफाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस मोमेंट तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ इनफ क्या है उसी मोमेंट तुम अननेसेसरी रिस्क लेना बंद कर सकते हो। चैप्टर 8 गेटिंग रिच और स्टेइंग रिच। पैसा बनाना और पैसा बचाए रखना 2 कंप्लीटली डिफरेंट स्किल्स हैं। गेटिंग रिच में रिस्क टेकिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन स्टेइंग रिच में सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर्वाइवल के लिए एक सिंपल प्रिंसिपल पावरफुल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इतना टाइट मत रखो कि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट तुम्हारा पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दे। अगर तुम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक बोरो कर रहे हो, मैक्सिमम इनकम अज्यूम कर रहे हो, मैक्सिमम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो और 0 इमरजेंसी कुशन रखा है, तो एक स्मॉल मिस्टेक्स ह्यूज प्रॉब्लम बन सकती है।
लेकिन अगर तुम्हारे पास मार्जिन है तो बैड लक भी तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। फाइनेंशियली सक्सेसफुल रहने का सीक्रेट कभी कभी मैक्सिमम रिटर्न्स नहीं होता, इट्स अवॉइडिंग कंप्लीट र्यून। चैप्टर 9, यू डोंट नीड टू बी राइट ऑल द टाइम। इन्वेस्टिंग में एक डेंजरस ऑब्सेशन है। मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करूंगा, कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब क्रैश होगा, कौन सी कंपनी नेक्स्ट बिग थिंग होगी, कौन सा एसेट डबल होगा। और प्रॉब्लम, नोबडी नोज द फ्यूचर विद सर्टेनिटी। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए मैं हर बार राइट रहूंगा। बेटर ऑब्जेक्टिव है, अगर मैं रॉन्ग हुआ तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। तुम कुछ इन्वेस्टमेंट में गलत हो सकते हो, कुछ डिसीजंस फेल हो सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती हैं। इट्स ओके। अगर तुम सर्वाइव करते हो तो तुम्हारे पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए कैपिटल और टाइम दोनों रहेंगे। फाइनेंशियल गेम में स्टेइंग इन द गेम मैटर्स मोर देन विनिंग एवरी राउंड। चैप्टर 10, टाइम इज द रियल करेंसी। हम मनी को करेंसी समझते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मनी का पर्पस क्या है? टाइम बाय करना। अगर पैसा तुम्हें अपने टाइम पर कंट्रोल देता है तो वो पावरफुल है। इमेजिन करो तुम्हारे पास इनफ सेविंग्स हैं, तुम्हें एक जॉब सिर्फ इसलिए नहीं करनी पड़ती क्योंकि नेक्स्ट मंथ रेंट देना है। तुम एक अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपनी हेल्थ पर फोकस कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये सब मनी के एक्चुअल बेनिफिट्स हैं। लग्जरी काफ़ी टेम्पररी हैप्पीनेस दे सकती है, लेकिन कंट्रोल ओवर योर टाइम लॉन्ग टर्म फ्रीडम दे सकता है। चैप्टर 11, इन्वेस्टिंग इज नॉट अ टेस्ट। एक कॉमन मिस्टेक ये है कि हम इन्वेस्टिंग को इंटेलिजेंस कंपटीशन बना देते हैं। कौन बेटर स्टॉक पिक कर सकता है, कौन मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता है, कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न बना सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग का गोल किसी एग्जाम में टॉप करना नहीं है। गोल है अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेफली अचीव करना। अगर एक सिंपल स्ट्रेटेजी तुम्हें फाइनेंशियली सिक्योर कर सकती है तो तुम्हें अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बोरिंग स्ट्रेटेजी ही पावरफुल होती है। रेगुलर सेविंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफिकेशन, लो अननेसेसरी कॉस्ट, पेशेंस और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। चैप्टर 12, वॉलेटिलिटी को फी की तरह देखो। इन्वेस्टिंग में मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, कभी बहुत नीचे, और जब मार्केट क्रैश होता है फियर एक्टिवेट हो जाता है। हम सोचते हैं सब बेच दो, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए वॉलेटिलिटी को एक डिफरेंट वे से देखना यूजफुल है। इमेजिन करो तुम किसी अम्यूजमेंट पार्क में राइड करने गए। तुम टिकट खरीदते हो, तुम जानते हो राइड अनकंफर्टेबल होगी, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन तुम टिकट के पैसों को वेस्ट नहीं बोलते। वो एक्सपीरियंस की कॉस्ट है। मार्केट्स में वॉलेटिलिटी भी कुछ सिमिलर है। रिटर्न्स की प्राइस वॉलेटिलिटी हो सकती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम रिटर्न चाहते हैं लेकिन वॉलेटिलिटी टोलरेट नहीं करना चाहते। फाइनेंशियल वर्ल्ड में फ्री लंच रेयर है। हायर पोटेंशियल रिटर्न के साथ अनसर्टेनिटी आ सकती है। इसलिए क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट कभी गिरेगा तो नहीं। क्वेश्चन होना चाहिए अगर मार्केट गिरा तो क्या मेरे प्लान सर्वाइव करेगा। चैप्टर 13, स्टोरीज नंबर से ज़्यादा पावरफुल है। हम डेटा देखकर डिसीजंस लेते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ह्यूमंस स्टोरीज से एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर कोई तुम्हें बोलता है ये इन्वेस्टमेंट हिस्ट्रिकली 8% एनुअल रिटर्न दे सकती है, तुम शायद इंटरेस्टेड हो जाओ। लेकिन अगर कोई बोले इस इन्वेस्टमेंट से तुम 10 साल में मिलियनर बन सकते हो, अब इमेजिनेशन एक्टिवेट हो जाती है। नंबर से स्टोरी बन गई और स्टोरी के साथ इमोशंस आ गए। इसी वजह से फाइनेंशियल मिस इन्फॉर्मेशन डेंजरस है। अगर कोई स्टोरी बिलीवेबल लगती है, हम कभी कभी नंबर्स चेक करना भूल जाते हैं। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस में एक हैबिट पावरफुल है। स्टोरी को टेम्पररी साइड पर रखो और नंबर्स देखो, और नंबर्स देखने के बाद अनसर्टेनिटी को भी एक्सेप्ट करो। चैप्टर 14, सेविंग का कोई परफेक्ट रीजन नहीं होना चाहिए। सेविंग का मतलब सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा कलेक्ट करना नहीं है। तुम्हें हर रुपये का पर्पस पहले से पता होना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सेविंग का पर्पस सिंपली है, मुझे फ्यूचर में ऑप्शन से चाहिए। तुम्हें नहीं पता कल क्या होगा, जॉब चेंज हो सकती है, फैमिली इमरजेंसी आ सकती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हेल्थ इशू आ सकते हैं, या सिंपली तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज करना चाहो। सेविंग्स तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देती है, इसलिए इमरजेंसी फंड बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी आती है
वही बोरिंग मनी हीरो बन जाता है। चैप्टर 15, कंपैरिजन का ट्रैप। सोशल मीडिया ने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तुम अपनी रियल लाइफ को दूसरे लोगों की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हो। किसी की न्यू कार, किसी का फॉरेन ट्रिप, किसी का न्यू हाउस, किसी का बिजनेस, किसी का पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट, लेकिन तुम्हें उनका कंप्लीट फाइनेंशियल पिक्चर नहीं पता। तुम नहीं जानते कितना लोन है, कितना डेट है, कितना फैमिली मनी है, कितना रिस्क लिया गया, कितना फेलियर्स हुए। तुम सिर्फ फाइनल रिजल्ट देख रहे हो और फिर अपनी लाइफ को उस रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हो। दैट्स एन अनफेयर कंपैरिजन। फाइनेंशियल सक्सेस का रियल मेजर ये नहीं है कि तुम दूसरों से कितने आगे हो। रियल क्वेश्चन है कि तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ तुम्हें उस लाइफ के क्लोजर ले जा रही है जो तुम एक्चुअली जीना चाहते हो। चैप्टर 16, मनी का बेस्ट यूज। मनी का बेस्ट यूज सिर्फ चीजें खरीदना नहीं है। मनी का बेस्ट यूज है ऑप्शंस खरीदना। ऑप्शन टू से नो, ऑप्शन टू वेट, ऑप्शन टू चेंज, ऑप्शन टू टेक अ ब्रेक, ऑप्शन टू हेल्प योर फैमिली, ऑप्शन टू परस्यू समथिंग मीनिंगफुल, ऑप्शन टू वॉक अवे। जब तुम्हारे पास इनफ फाइनेंशियल कुशन होता है तो दुनिया तुम्हारे लिए थोड़ी लेस स्कैरी हो जाती है। और शायद इसीलिए वेल्थ का डीपेस्ट बेनिफिट लग्जरी नहीं, फ्रीडम है। फाइनल चैप्टर, तो एक्चुअली मनी का गेम क्या है? अगर हम पूरी बुक के आइडियाज को एक साथ रखें तो पिक्चर इंटरेस्टिंग हो जाती है। मनी का गेम सिर्फ अर्निंग का गेम नहीं है, ये बिहेवियर का गेम है, पेशेंस का गेम है, रिस्क का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है और सबसे ज़्यादा टाइम का गेम है। तुम्हें हर इन्वेस्टमेंट प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सबसे इंटेलिजेंट पर्सन बनने की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें हर अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम गेम में बने रहो, कंसिस्टेंटली सेव करो, अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करो, कंपाउंडिंग को टाइम दो, अपना इनफ डिफाइन करो। अपनी लाइफस्टाइल को हर इनकम इंक्रीज के साथ ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को किसी और की फाइनेंशियल लाइफ के अकॉर्डिंग मत डिज़ाइन करो। बिकॉज तुम्हारी मनी स्टोरी यूनिक है, तुम्हारा पास्ट यूनिक है, तुम्हारा गोल्स यूनिक हैं और तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस भी यूनिक होनी चाहिए। शायद पैसा एक्चुअली फ्रीडम खरीदने का एक टूल है, लेकिन आयरनी ये है हम फ्रीडम के लिए पैसा कमाते हैं और कभी कभी पैसा कमाते कमाते अपनी फ्रीडम ही लूज कर देते हैं। हम बिगर हाउस चाहते हैं, बिगर कार, बिगर सैलरी, बिगर पोर्टफोलियो, और फिर एक दिन रियलाइज होता है कि हमारे पास चीज़ें बहुत हैं लेकिन टाइम बहुत कम है। इसलिए शायद मनी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है मैं कितना पैसा बना सकता हूँ, बल्कि मैं अपने पैसों का यूज़ करके अपनी ज़िंदगी कितनी बेटर बना सकता हूँ। क्योंकि एंड में मनी का रियल पर्पस मनी इटसेल्फ नहीं है, इट्स द लाइफ दैट मनी अलाउज यू टू लिव। अगर ये समरी तुम्हें यूजफुल लगी तो पॉलिटिया को सब्सक्राइब करना। यहाँ हम सिर्फ बुक्स समराइज नहीं करेंगे, हम उन आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी लाइफ और दुनिया को एक्चुअली चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ। पॉलिटिया, आइडियाज़ दैट मेक यू थिंक।